बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आज शो का आगाज करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 से, जहां पर बहुत से रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मेडल टेबल पर एक कंपैरेटिव जंग जो है वो जारी है। वहां पर हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मेडल्स हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। बहुत सारे मुकाबले हैं वहां पर, बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाइना हो, अमरीका हो, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में नज़र हमें आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से जूं जूं गेम्स आगे जाती जाएंगी तो ये मेडल टैली का जो कॉम्पिटिशन है ये मजीद सख्त होता जाएगा। तो पेरिस ओलंपिक्स पे इनिशियली बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के जो कुछ मुकाबले रहते हैं उनकी भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे और उससे भी आपको आगाह करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एशिया कप 2025, जहां पर मेज़बान भारत को भी पाकिस्तान बायकॉट का खदशा सताने लगा है और इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। मोहसिन नकवी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या मॉडल होगा वहाँ पर हमें पता है। 2025 का एशिया कप भारत में होना है, 2026 का फिर जो वर्ल्ड कप है T20 फॉर्मेट का वो भारत में होने जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान के पास जो बार्गेनिंग चिप्स हैं वो क्या हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी ने ही बावर कराना है कि उन्होंने इस पर पार्टिसिपेशन यकीनी बनानी है। और मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि जहाँ पर आपको मुख्तलिफ टीम्स अब आती हुई नज़र आ रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी टीम्स कन्फर्म्ड हैं, नवंबर के करीब हमें और भी कॉन्फर्मेशन नज़र आएंगी, तो कोई जवाब फिलहाल बन नहीं रहा कि ऐसा लगे कि भारत शायद ना आए। तो मेरे ख्याल से हम बहुत पुरुमीद हैं, लगता यही है कि चीज़ें बेहतर रुख इख्तियार करेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे टीम को एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत है, ये कहा गया है जी। मैथ्यू मॉट्स ने, जो कि इंग्लैंड टीम के वाइट बॉल कोच थे, उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। ही हैज़ रिज़ाइंड एज द वाइट बॉल कोच ऑफ इंग्लैंड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप उसको मॉडल को स्टडी करें। फ़िलहाल इंटरम जो समर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंग्लैंड टीम की, जिसमें कुछ मैचेस शामिल हैं, तो उसके लिए असिस्टेंट कोच मार्कस ट्रेस्कॉथिक को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन आगे मजीद एक फ़ैसला लिया जाएगा। अब मॉट्स की बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त माइंडसेट वो लेकर आए थे, लेकिन हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप में मायूसी हुई, उसके बाद 50 ओवर नहीं डिफेंड कर पाए। ये तमाम वजूहात उन्होंने साइट की हैं इंग्लिश मीडिया ने कि ये वजूहात कुछ बनी हैं, लेकिन मॉट्स का ज़ाती तौर पर यह कहना था कि टीम को अब एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद नॉर्वे में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की फतवाहत का सिलसिला जारी है। वो अपने ग्रुप के सारे मैचेस जीत चुके हैं, इस वक्त ग्रुप में टॉप पर हैं। 3 में से 3 मैचेस उन्होंने जीते, आज मजीद 2 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, तो इस पर भी बात करेंगे, आपको अपडेट लेकर देंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला अब तक रहा है और हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम कप के इंतज़ार में हैं कि कब वो कप के साथ वापस आते हैं, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो इस टूर्नामेंट को अपने नाम करेंगे। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे बहरीन में होने वाली अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जहां पर पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी तीसरी फतह हासिल की है। पहले मैच में उन्होंने कोरिया को शिकस्त दी थी, दूसरा मैच जो था वो रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से हराया। और जब हम इस आखिरी मुकाबले की बात करते हैं तो उन्होंने कुवैत को 3-0 से शिकस्त दी है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मेरी कल ही इनके कोच जो हैं सईद खान, इनसे भी बात हुई और उन्होंने भी यही कहा कि हमारा ये जो एक पूरा मॉडल है ये बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। बच्चे जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कोरिया से बहुत टेक्निकल मैच था, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने कहा मैच बहुत हमने डोमिनेट किया। आखिरी सेट में थोड़ा सा ज़रा सेटबैक नज़र आया, लेकिन एक स्ट्रैटेजी गेम प्लान था। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होमवर्क है। फिर आगे उन्होंने ओलंपिक्स की भी निशानदेही, हमने बात की थी 2028 के बारे में, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने और शाजी ने प्रोग्राम में बात की कि वहाँ पर अब इनको फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि अगर हमें कंसिस्टेंसी उस तरह की मिलती रही तो हम क्वालिफाई भी करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करनी है। आपसे पैनल का तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुरम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक कोच हैं और प्लेयर हैं डच इंटरनेशनल टीम के जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स की थोड़ी सी बात ज़रूर करनी है, अपडेट्स भी लेनी है। जैसा कि मैंने कहा, तो शाहजी पहले तो एक जंग मेडल्स टेबल पर तो जारी है, लेकिन मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को ये आगाह कर दें कि पाकिस्तान के लिए आने वाले कौन से मुकाबले हैं जहाँ पर हमने नज़र डालनी है। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त बैटल है और फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि वो नहीं कि चीन या यूएसए वो लीड कर रहा हो, ये ऐसा नहीं है। जापान भी आगे है, फ्रांस भी आगे है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी पोजीशन में वो अपने आप को लाया हुआ है
और चाइना तो है ही है इन टॉप मेडल विनर्स में। तो बड़ा अच्छा एक कंपटीशन, बड़ा क्लोज कंपटीशन आप देखने को मिल रहा है और तकरीबन हर गेम में इस तरह के सिनेरियो सा बन रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम ने आर्चरी में तोड़ा। बहुत ज़्यादा उन्होंने 10 हिट्स किए और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक जो उनसर है। बाकी एक स्विमर ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लेकिन बाद में उन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस की बात है तो आपको पता है कि 7 एथलीट्स गए हुए थे। 7 एथलीट्स, हमें उम्मीद थी शूटर से, हमें उम्मीद थी नदीम अरशद से। ये दो हमारे फेवरेट्स थे कि शायद कहीं ना कहीं हमें कोई मेडल दिलाएं और ख़ासकर अरशद नदीम तो हम श्योर हैं बल्कि कि हमें कोई ना कोई मेडल दिलाएंगे। फिर GM बशीर इस सेकंड फेवरेट जो कि 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर है। ये 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर आपको एक गो में आपको स्ट्राइक करना पड़ता है। वो उनका कंपटीशन है 4 तारीख को और फिर अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर 5 को होगा। अरशद का 6 और 8 को है, क्वालिफाइंग 6 को है और फाइनल 8 को है। जो अभी तक कंपटीशन हुए हैं उसमें हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। और सबसे में देखें, हमें तो कोई स्विमर से, वो तो वाइल्ड कार्ड होल्डर होते हैं, हमें तो स्विमर से कोई उम्मीद होती नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं और IOC वो वाइल्ड कार्ड देता है। ये नहीं है कि हम खुद पिक करते हैं या यहाँ से कोई पिक कराते हैं कि स्विमर ने जाना है। IOC आपको जो 2-3 हर मुल्क के ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए वाइल्ड कार्ड रखा होता है और वो उनकी मर्ज़ी है कि किस गेम में वो देते हैं। स्विमिंग में उन्होंने वाइल्ड कार्ड दिया और उसके बाद फिर हमें शूटर पे थोड़ा सा था कि कशमाला तलत शायद क्लिक कर जाएं अपनी 10 मीटर पिस्टल में या गुलफाम जोसेफ जो है वो क्लिक कर जाएं। उनकी भी कैटेगरी ये है मेन की। फिर दोनों एक मिक्स टीम का इवेंट था। फिर उसमें हम सोच रहे थे कि शायद ये अच्छा 14th पोजीशन जहाँ पे कशमाला बॉल अच्छा खेली, कशमाला ने बड़ी अच्छी, मैं बड़ा देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जो लेडी शूटर है उसने बिल्कुल आउटविट किया और पाकिस्तान के जो मैन शूटर हैं, हालांकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। गुलफाम जोसेफ को अच्छा स्कोर करना चाहिए था। 287 स्कोर किया कशमाला ने, 283 स्कोर किया जोसेफ ने। ये मिक्स्ड उस टीम इवेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर जोसेफ जो है वो कुछ अच्छा कर लेते 290 तक जी कर लेते तो हम कम से कम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते और फिर मेडल कंटेंशन में हम आ जाते। वो ना हो सका। बाकी एक लेडी गई हुई हैं, उसके लिए उनको 2 तारीख को उनका है, लेकिन वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन का एक लेडी एथलीट आपको एथलेटिक्स में वो आपको वहाँ पे एंट्री उनकी देनी होती है, वो आपने दी। लेकिन वो शी इज़ देयर फॉर जस्ट द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। कोई हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई वो हीट को भी क्वालिफाई करके वो सेकंड राउंड में जाएंगी या सेमीफाइनल में जाएंगी, सेकंड हीट में जाएंगी, वो चांस नहीं है। तो ये सारा है। अभी सारी निगाहें, सारी नज़रें अरशद नदीम पे हैं, सारी नज़रें GM बशीर पे हैं और उनका इंशाल्लाह मैं जिस तरह आपको बताया कि कल जा रहा हूँ ख़ुद जाके इंशाल्लाह वो देखूँगा 4, 5 और फिर 6 और 8 ये उनके कंपटीशन का टाइम है। और होपफुली जी अरशद नदीम में इतनी कैपेसिटी है कि वो 90 टच कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप गए थे तो पाकिस्तान मेडल ले आया था, तो इस बार भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं जाता था, लेकिन जो लास्ट टाइम मेडल लिया था तो मैं 92 बार्सिलोना ओलंपिक में था। लेकिन ये जो अरशद नदीम ने 90 टच कर दिया ना जी, तो मैं आई एम प्रीटी श्योर कि मेडल कंटेंशन में वो आ जाएंगे और मेडल पाकिस्तान के लिए लेंगे। इस काबिल हैं। देखिए ये तो ऐसे एथलीट हैं पाकिस्तान के अल्लाह के फजल से कि जो मैं तो कहता हूँ कि अगर इनको 17-18 ईयर्स से हम पिक कर लेते और इनको ग्रूम करते, ये वायद एथलीट होते हैं जो 100 भी टच कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है उनमें। लेकिन ये सारा कुछ होता है जी, आपने किस तरह ग्रूमिंग करनी है, कोच ने किस तरह दिखाना है, आपका रन अप किस तरह ठीक करना है, आपके बाजू किस तरह मजबूत करने हैं, आपका जो साइड का एंगल है डिलीवरी का जिसमें आप थ्रो करते हैं जेवलिन, वो कितना आपका सॉलिड है कि आप उससे रिजल्ट ले सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान का। और इस दफ़ा बड़ा एक मतलब एक जो अपसेट होने वाली बात ये होती है कि हर ज़्यादातर ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम होती है। इस दफ़ा हमारी हॉकी टीम नहीं है। ओलंपिक क्वालिफाइंग में आपको याद है कि वो सिर्फ 8 मिनट रह गए थे और पाकिस्तान 1 गोल से न्यूजीलैंड से जीत रहा था
और अगर 8 मिनट वो बगैर गोल के गुजर जाते तो पाकिस्तान इस वक्त Qualify ओलंपिक कर में जाता। होता, क्वालिफाई कर Qualify जाता। कर जाता। लेकिन न्यूजीलैंड ने वो गोल करके बराबर करके और फिर बाद में न्यूजीलैंड जीत गया। ये बड़ा एक हमारे लिए वो है, हमारी नेशनल गेम है हॉकी, और होपफुली कि आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे अगली ओलंपिक में, उससे अगली ओलंपिक में अब पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। आई थिंक इसमें दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और वो सिंपल हैं। एक है जी आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी, और दूसरी ये है कि जो लैक ऑफ फंडिंग हमारे यहाँ पे रहती है। तो इस पर आई थिंक मज़ीद एक अगले हफ्ते में एक प्रोग्राम ज़रूर तश्कील करेंगे जहाँ पर हम ये आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी का होना कितना ज़रूरी है और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज़रूरी है। ये बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है। अगर आप उन सहूलियात की बात करें, इवन अरशद की अगर मैं बात करूं, उनको नीरज चोपड़ा से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था। तो नीरज पूरा साल कहाँ ट्रेनिंग करते रहे, अरशद कहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, रिहैब कहाँ कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन हम हर शो में आपको ओलंपिक्स की डेली अपडेट्स देते रहेंगे। और जैसा कि शाजी ने भी बताया कि जो दो अब आगे आने वाले इवेंट्स हैं जिसमें अरशद नदीम जावलिन थ्रो में हैं और GM बशीर जो हैं वो शूटिंग के अंदर हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीत कर रहा है। अब क्रिकेट की तरफ रुख करेंगे और उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी है। लेकिन अब इसको सना प्रेसिडेंसी जो आ रही है हमारे पास एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और दो इवेंट हैं जो इंडिया में होने हैं। पहले तो एशिया कप T20 2025 में, और फिर 26 में इमीडिएटली T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो अब कुछ ऐसे क्वार्टर्स हैं जो अब ये कह रहे हैं कि जी बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की भी फिर पार्टिसिपेशन जो है वो एक किस्म से मेरे ख्याल से हम उसको डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू कर देंगे अगर इंडिया नहीं आता, विच आई थिंक इज़ ऑल दो राइट काइंड ऑफ अ टिट फॉर टैट ऑपरेशन। लेकिन फिर क्रिकेट के लार्जर इंटरेस्ट में भी आपने सोचा। देखिए, स्टार्ट तो मैं पहले ओलंपिक्स की एक बात से करूंगी और फिर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। मैं बहुत सा सोशल मीडिया पे इस वक्त देख रही हूँ, हमारे एक स्विमर वाइल्ड कार्ड एंट्री से गए और वहाँ पर वो हीट में आखिरी पे आए, तो बड़ा लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया और बहुत ट्रोल कर रहे हैं। तो पहले तो इन लोगों से गुजारिश ये है कि हम में से कितने हैं जिनको स्विमिंग आती है और कितने हैं जो 4 लैप लगा सकते हैं 50 मीटर के पूल में। पहले तो इस चीज़ को समझें और वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब भी समझें। वो खुद से नहीं गए, उनको बुलाया गया, एक फेडरेशन में आपको जगह मिली है। तो ये हमारे एथलीट्स की जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उनको एक तरह से एक एक्सपोजर मिलता है। तो आज से हो सकता है 5-10 साल बाद आप कुछ देखेंगे स्विमिंग में कुछ हो रहा है, हम देते क्या हैं अपने एथलीट्स को। तो इस तरह के रवैयों से आई थिंक परहेज़ करना चाहिए। दुख होता है देख के कि हमें अपनी मैच्योरिटी बढ़ानी चाहिए एज फैंस। जहाँ तक बात आपने एशिया कप की तो टिट फॉर टैट तो हमें करना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहिए, क्योंकि एशिया कप हाइब्रिड पे चला गया था। तो मैं यहाँ से चैम्पियंस ट्रॉफी पे इंडिया आए या ना आए, ये स्टांस तो पाकिस्तान को फिर लेना पड़ेगा। अगर अभी दोबारा चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है आपके लिए, क्योंकि ACC और ICC को हमें सेपरेट रखना पड़ेगा। ICC के इवेंट्स में जो इंडिया का किरदार है वो हमेशा मुख्तलिफ रहा है जो उनका किरदार ACC पे रहा है। पर अब ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ICC में भी इंडिया इतना मजबूत हो गया है पिछले 5-10 सालों के अंदर। पहले भी इनका था ज़रूर, एक डोमिनेंस थी, पर अब जितनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो ICC के भी कॉम्पिटिशन्स को बहुत भारी तरीके से डोमिनेट करें। हमने पूरे वर्ल्ड कप में स्केड्यूलिंग देखी, एक ही टाइम पे उनको मैच मिला, उनका सेमीफाइनल कंफर्म था, उनको एग्जैक्टली पता था सेमीफाइनल कहाँ खेल रहे हैं, उसकी वजह से वो अपनी टीम सिलेक्शन कर सके। बाकी सब टीम्स ट्रैवल करती रहीं। तो हम ICC टूर्नामेंट्स में भी उसकी एक अब नज़र देखते हैं कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। तो अब देखना होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या करते हैं। पर ACC में अगर हम एज ए प्रेसिडेंट वो जाते हैं तो ये भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा। फिर एज ए प्रेसिडेंट आप चाहेंगे एशिया कप सक्सेसफुल हो, आप चाहेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त मूव सी की है ACC ने भी, कि ऐसे टाइम पे उनको चेयरमैनशिप ऑफर कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी ऑफर कर रहे हैं कि जहाँ पर अब इंडिया के पास एशिया कप चला जाए। बिल्कुल, आई थिंक दोनों साइड्स पर ये एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बट खुरम, पहले तो आप इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अब प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल बनने जा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा है जब आप ACC के अगले 2 साल के कैलेंडर की बात करते हैं। नहीं, देखिए बहुत अच्छा इकदाम है। आपको पता है पास्ट में भी पाकिस्तान के जो हैं पहले भी रहे हैं ACC में प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और दूसरा ये कि आपको पता है कि नवंबर के अंदर इजलास है, फिर उन्हें जनवरी में चार्ज ले लेना है एज ए प्रेसिडेंट जो है।
और खुशाइन बात है। और दूसरा ये कि देखिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो है चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है और उसके अंदर इंडिया को भी आना चाहिए। और जिस तरह से आपको पता है कि एक स्पोर्ट डिप्लोमेसी है स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की, उसको बहाल होना चाहिए। और देखिए क्राउड भी चाहता है, आपको पता है कि हाई वोल्टेज क्राउड जो होता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होता है। और आपने आखिरी भी सीरीज़ देखी होगी जिस तरह से 2006 में आई थी, तो काफ़ी जितने भी होते थे स्टेडियम जैम पैक होते थे। तो इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए। स्पेशली देखिए इसके अंदर मैं कहूँगा कि मेजर जो टास्क है वो मोहसिन नकवी साहब का बजाते खुद होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त दो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एज ए चेयरमैन पीसीबी भी हैं और एज ए इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो उनको इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस को आगे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि इंडिया जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर भी आए और पाकिस्तान जो है जाके एशिया कप भी वहाँ पे। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ज़रा बताइएगा आपसे, क्योंकि इस बारे में गुफ्तगू नहीं हुई, अब क्रिकेटिंग अफेयर्स को साइड बाय साइड मुख्तलिफ तरीके से चलाया जाएगा। वकार यूनुस को वहाँ पर ले आए एज एडवाइज़र और डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब अब ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर फोकस कर रहे हैं। नहीं देखें, ये एक अच्छा इकदाम भी अगर देखा जाए तो एक फॉर्मर क्रिकेटर जो है उनको आपने दिए, देखें वो भी एज ए कंसल्टेंट आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी आगे अनाउंस होगी पोजीशन तो फिर उनको फुल फ्लैश जो है ना चार्ज दिया जाएगा। देखिए क्रिकेट अफेयर्स जो भी हैं इंटरनेशनल हो गए डोमेस्टिक हो गए वो आके मॉनिटर करेंगे। और फिर आपको पता है NOCs के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और पास में भी रहे हैं कि सम टाइम आपने 2 NOCs दे रहे थे लीग्स की, सम टाइम आप 3 दे रहे थे। तो आप डोमेस्टिक को भी मॉनिटर करेंगे, फिर उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी हो गई, फिर उसके अलावा आपकी जो कोचिंग स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत अच्छा एग्जाम है। हालांकि फिटनेस क्राइटेरिया भी है। देखें फिटनेस के हवाले से आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली भी फिटनेस टेस्ट वगैरह हुए हैं। हालांकि आपके जो कोचेज़ वगैरह हैं इनके भी पहले फिटनेस टेस्ट होते थे और वो भी सिंस 2019 से जो है फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे। हालांकि कोचेज़ जितने भी हैं आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रीजन्स में जो है सिंस लास्ट मोर देन 15 ईयर्स जो है कोचेज़ जो हैं वो लगे हुए हैं, तो उनके भी होने चाहिए कोचेज़ के, फिर उनकी असेसमेंट्स वगैरह होनी चाहिए जो भी हैं, फिर अप्रेजल्स वगैरह जो है, और एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जैसे पास्ट में होता चाहे उसको अभी दोबारा इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा और करना भी चाहिए। बिल्कुल आसिम भाई ये बताइएगा, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये एक किस्म का टिट फॉर टैट ऑपरेशन हो जाएगा, जहां पर लास्ट टाइम एशिया कप में हमने देखा कि इंडिया नहीं आया, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाएंगे। कोई ऐसी हम उसको बार बार कहते हैं कि वो कोई सब्सटेंस नहीं रहता कि हम ना आए। तो उसको फिर जब आप देखते हैं फिर ACC की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास और फिर पाकिस्तान ने 2026 में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, अब मैं समझता हूँ कि अभी ये टू अर्ली है ये कहना कि इंडिया नहीं आएगा। मेरे ख्याल में इंडिया लाजमी आएगा, क्योंकि इंडिया खुद भी अगले साल एक टूर्नामेंट करवा रहा है और उससे अगले साल भी एक बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा है। तो इंडिया का आना बनता है और वो आएंगे। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर फीलिंग ये है कि इंडिया को आना पड़ेगा और इंडिया आएगा। और ऊपर से उनको ICC का प्रेशर भी होगा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ACC के प्रेसिडेंट बन के जा रहे हैं, उनका भी कुछ उनकी भी बातचीत होगी। तो ये बड़ी मुस्बत नताइज आएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया लाजमी आएगी और इंडिया को आना पड़ेगा, वरना ICC का रोल फिर ख़त्म हो जाता है, उसमें फिर ICC की वैल्यू ख़त्म हो जाती है अगर इंडिया नहीं आता। क्योंकि इवेंट तो कोई भी है तो वो चाहे वो पाकिस्तान में, और सबसे बड़ा ये बड़े इवेंट्स में से है चैम्पियंस ट्रॉफी, कोई छोटी ट्रॉफी नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो यहाँ पे आना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इंडिया आएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इंडिया आएगा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद ना आए। लेट्स से कि अगर नहीं आता, हमारी हिकमत अमली फिर उसके बाद क्या होगी। क्वेश्चन तो ये है कि फिर हमारी हिकमत अमली क्या है कि अगर इंडिया नहीं आता तो अगले 2 टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर लेट्स सी कि भी क्या करता है इंडिया, आता है या नहीं आता। मगर सो फार लग ये रहा है कि इंडिया आएगा, क्योंकि वो खुद स्टेक में है। उनके 2 बड़े टूर्नामेंट हैं और वो बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो खुरम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो देखने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल हो और वो मैचेस हो। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी लोगों का इसरार है कि ये दोनों टीमें खेले पाकिस्तान में आके और पाकिस्तान जो है इंडिया में जाके खेले। बिल्कुल। मोहिशा साहब क्या खबरें हैं? अब ये अगर हम थोड़ा सा, ऑब्वियसली भी टाइम काफ़ी है, लेकिन आपने, मुझे याद है कुछ पिछले प्रोग्राम में भी निशानदेही की थी जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था, ICC का एक वफ्द भी पाकिस्तान आया था, बहुत सारी बात तब भी हुई थी, पाकिस्तान को भी कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी। अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और ICC का रोल देखते हैं, फिर किस तरफ हम चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, जब इंडिया एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की तरफ गया तो उसमें ICC की से नहीं थी।
क्योंकि आईसीसी का वो इवेंट नहीं था। नहीं। आईसीसी उन पे स्ट्रेस नहीं कर सकते थे, उनको कन्विंस नहीं कर सकते थे, या उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, उन पे फाइन नहीं कर सकते थे कि आप क्यों नहीं जा रहे और आप जा खेल रहे हैं। अब जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी का जब इवेंट आता है तो फिर थोड़े से हालात डिफरेंट हो जाते हैं। और अब इंडिया को भी पता है कि अगर आईसीसी के कहने के बावजूद, उनकी एश्योरिटी के बावजूद, पाकिस्तान की जो सारा जो सिक्योरिटी का उन्होंने पूरा एक वीवीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई है सारी विजिटिंग टीम की जो अभी तक करते रहे हैं, और इसके बावजूद कि यहाँ हर टॉप क्लास की टीम, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सब ऐसी टीमें जो कि बड़ी मुश्किल से, बल्कि इंडिया भी एक दो दफ़ा नहीं गई सिक्योरिटी की वजह से, अगर पिछले हम 20-25 साल पहले की जाके बात करें, तो वो अगर आती हैं और वो पाकिस्तान में खेलती हैं फिर कोई जवाब नहीं रह जाता। फिर आईसीसी जो है फिर अपना पावर एग्जर्ट करेगा और उसको करना भी चाहिए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए कि ये वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें ना आए। अगर वो नहीं आता, देखें नहीं आता, एक तो मैं समझता हूँ, मैं फील करता हूँ कि फिर वो अब फाइन के लिए या किसी किस्म की आईसीसी की जो रिएक्शन है उसके लिए ज़रूर उनको तैयार होना चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, फिर उन्होंने एक डोर ओपन कर दिया है कि आगे जो इवेंट आने वाले हैं फिर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत वो फैसले करे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप में आगे जाना है, हमने वर्ल्ड कप में आगे जाना है खेलने के लिए। अगर जाना नहीं है तो फिर इंडिया को वही कन्विंस करेंगे कि आप हाइब्रिड मॉडल करो, इंडिया को उस तरह ही कन्विंस करेंगे कि आप एशिया कप भी फिर बाहर जाके हमें खिलाओ। तो ये बड़ा मसले बन जाएंगे इंडिया के लिए। और अगर इंडिया इस पर हटदर्मी करता है और इस तरह जिस तरह अभी तक करता रहा है वही अपना फॉलो करता है और कोई उसमें चेंज नहीं लाता, लेकिन मैं एक बड़े पॉजिटिव एंगल से सोचता हूँ, मुझे फीलिंग ज़रूर आ रही है कि अब जो इंडिया की गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसे बयानात आ रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ है, मतलब है कम से कम स्पोर्टिंग रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। और दूसरा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक साथ मैंने बताई थी कि जो साउथ एशियन गेम, साउथ एशियन गेम है, वो इंडिया ने, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद साहब, उनको बाकायदा फ़ोन करके कहा है कि आप जो कराने जा रहे हैं हम विलिंग हैं और हम आएंगे, और आप बेशक इसको फरवरी में करा लें, फर्स्ट पार्ट ऑफ फरवरी में, और बहुत बड़ा कंटिंजेंट है, और बहुत बड़ा, वो तकरीबन 500 के राउंड कंटिंजेंट होता है, वो छोटा कंटिंजेंट नहीं होता, वो 28 तकरीबन गेम्स होती हैं, हर गेम में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इंडिया की टीम आपको पता है हर इवेंट में काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती है, मेडल टेली पे उनके टॉप पोजीशन होती है, खासकर मेन में, वोमेन में मैं बात कर रहा हूँ। मेन में तो 2 दफ़ा हमने अगर पाकिस्तान में जो कराई 89 में साउथ एशियन गेम, फिर 2004 में कराई, तो बड़ा टफ टाइम दिया और मेन में पाकिस्तान ने उनको आउट प्ले किया, लेकिन वो क्योंकि वोमेन के भी साथ मेडल मिला के तो वो फिर टॉप पे चले गए। 2004 वाला इस तरह की जो सिग्नल्स हैं, इस तरह के जो वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। 2004 वाला तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, वो बड़ी एक सेलिब्रेशन थी, मुझे अभी भी याद है, बड़े कार्ड छपे और बहुत एक ज़बरदस्त फरवर था पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। बट खुरम, तमाम डायनामिक्स को देखें, इंडिया जो है वो आईसीसी प्रेसिडेंसी भी, चेयरमैनशिप वहाँ पर भी आए कर रहा है, या अगर आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है रीजन में, और मेरे ख्याल से अब मार्केट भी डाइवर्स हो रही है, बहुत सारी टीम्स आती जा रही हैं, मार्केट भी चेंज हो रही है, सिर्फ हम नहीं है जो आवाज़ उठाते हैं कि जी वन साइडेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए आईसीसी की। तो मुस्तकबिल में हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान का स्टांस कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है? देखिए, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जिस तरह से पास्ट में भी रही है। पाकिस्तान इंडिया के इंपॉर्टेंट मैच हैं, और जिस तरह से शाहजी ने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर इस तरह की वेव्स आ रही हैं कि वो मैच खेलना चाहते हैं। और देखें, अगर इस तरह का होता तो आपको पता है कि रिसेंटली आईसीसी की मीटिंग के अंदर भी वो थोड़ा सा स्टांस ले सकते थे, वहाँ हाइब्रिड मॉडल के हवाले से बीसीसीआई कुछ इंडिकेशन दे सकती थी, पर वहाँ इस तरह की कुछ भी नहीं आई चीज़ वगैरह। और देखिए, चैंपियन ट्रॉफी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के अंदर होना ये खुशाइन बात है। और दूसरा देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो हमेशा मैच हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आपको पता है कि उसके पहले से ही जो क्राउड है वो इंतज़ार में रहता है। और ख़ासकर देखें, दोनों तरफ से देखें तो स्पोर्ट्स की जितनी भी बाकी टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल कर चुकी हैं, और रिसेंट टाइम में भी आपने देखा है कि फुटबॉल की टीम्स भी आई हैं, कबड्डी की टीम भी आई हैं, नेटबॉल की भी आई हैं, एक्सक्लूडिंग आपकी क्रिकेट।
क्रिकेट की टीम को भी आना चाहिए। पाकिस्तान सेफ एंड साउंड मुल्क है और एक अच्छा यहाँ से मैसेज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी सपोर्ट मिलेगी अगर आप इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट करा रहे हैं पाकिस्तान में अगले साल? देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ठाक, आपको पता ही है होगी मीशत, पाकिस्तान की इकनॉमी खासकर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जिस तरह से आपको पता है कि PSL वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट मिलता है। और देखें आपके पास यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए प्राइवेट सेक्टर लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। खासकर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, फिर जिस तरह से इंडिकेशन दे दी है कि 2 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने, तो पाकिस्तान की अपकमिंग जो है क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी इंशाल्लाह जी, यही उम्मीद करते हैं। और मेरे ख्याल से कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखनी चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से होमवर्क पूरा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी ज़बरदस्त इंडिकेटर्स हमें कुछ अरसे के अंदर ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और अब हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं। आप इनको बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, RJ भी हैं बिल्कुल, और जर्नलिस्ट कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन इस बार इनसे बड़े कुछ पर्टिकुलर सवालात मैंने सोच के रखे हुए हैं, तो वो इनसे ज़रूर करेंगे। बड़े खुश आज नज़र आ रहे हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर एज वेल। जावेद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद भैया? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें अब जो साइड बाय साइड आ गई हैं कि एक ACC की प्रेसिडेंसी की तरफ नकवी साहब जा रहे हैं और वकार यूनस जो हैं वो एज एडवाइज़र आ गए हैं क्रिकेटिंग अफेयर्स के। तो कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखिए, ACC की आपने बात की तो हमारे लिए तो खुशी की बात है, ठीक है, कि हमारे चेयरमैन साहब जो है अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। जिस तरह कि एक वक्त तक ICC से एहसान मानी साहब PCB में आए तो हमें खुशी थी कि हमें एक तजुर्बेकार इंटरनेशनल लेवल पर एक तजुर्बेकार जो है वो चेयरमैन साहब मिले। बस यही खुशी थी, आगे हुआ नहीं कुछ। और देखिए, मैं रमीज राजा साहब जब चेयरमैन ऑफ PCB बने तो भी हमें बड़ी खुशी थी कि कम से कम बोलना जानते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा पैगाम, हमारा मैसेज, हमारा एम जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन फिर उस तरह के रिजल्ट हमें नहीं मिले। हम दुआ गो हैं, अभी मौजूदा हमारे चेयरमैन साहब हैं जिनको ACC के सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनका इंतखाब जो इंशाल्लाह हो रहा है, तकरीबन अब कहें कि हो चुका है, इस पर भी हमें खुशी है। लेकिन डिलीवर करना खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल एशिया क्रिकेट के लिए सबसे पहले, फिर पाकिस्तान, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान भी हमने अपने मुल्क के अपनी क्रिकेट के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठा करना, अपने एशियन ममालिक को इकट्ठा करके एक अच्छी क्रिकेट जो है वो खिलानी, जहाँ जहाँ पर जो मसले मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है चेयरमैन का तो यही, सदर का यही, ये तो एशिया की बात होगी। अब जरा पाकिस्तान का बताएं कि फिर इधर कितनी अच्छी क्रिकेट होने वाली है। वकार यूनस का एरा शुरू हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी उनका तजर्बा है, कई मरतबा ऐसे कप्तान भी रहे हैं, फास्ट बॉलर भी रहे हैं, सेलेक्टर भी रहे हैं, फास्ट बॉलिंग कोचिंग का फराज भी सरंजाम। एक उनके पास पूरे एक मैं कहूँगा तिजोरी है एक्सपीरियंस की, ठीक है। और उनका वापस आना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि हमारा जो एशिया, खास तौर पर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉट मौजूद है फास्ट बॉलर की। बहुत सारे इन्होंने अपने दौर में जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाए। लास्ट जो, अगर मैं गलत नहीं हो तो मूसा खान थे, इन्होंने जब रिसर्च किया था, यहाँ पर ट्रायल वगैरह हुए, फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में भी आए, टेस्ट क्रिकेट भी खेली, पाकिस्तान सुपर लीग में वो कराची के लिए भी खेले, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेले। लेकिन उस तरह फिर रेगुलर उनको मौका, बहुत सारे ऐसे हैं जिन, हम अगर 5 साल, पिछले 5 से 6 साल की बात करें तो हमने बहुत सारे टेस्ट के बांटे हैं, जिसमें से चंद एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो रेगुलर खेले, 3 से 4 नाम होंगे जो रेगुलर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, बाकी हमें नज़र नहीं आए। वकार भी यूनुस भाई की बात करें तो नो डाउट कि एक बहुत बड़ा तजर्बा है उनका, इंटरनेशनल में भी देखे तो क्रिकेट के हवाले से, फिर कोचिंग के हवाले से, फिर फास्ट बॉलिंग के हवाले से, तो खुशी है हमें। लेकिन जो माजी में हुआ है उस तरह के हमें रिजल्ट ना मिले। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझ के, ठीक है, बगैर किसी को कोई ज़ाती, जिस तरह ज़ातियात पे कुछ चीज़ें चली जाती है, कुछ प्लेयर जो है कुछ चीज़ों का, ऐसी बातों का शिकार हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो, टैलेंट को लेकर आए और उनको इंट्रोड्यूस करें, उनको प्रॉपर्ली मौका दें। यानी मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो रही है, ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। हमने कल भी बात की थी कि प्लेयर्स के साथ आपका रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, ये बहुत बहुत अहम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से अब रुख करेंगे इंग्लैंड में, इंग्लिश क्रिकेट का, जहाँ पर मैथ्यू मॉट्स जो हैं, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच थे वो इंग्लैंड के, और वो उस अपने ओहदे से जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी अब नई डायरेक्शन की टीम को ज़रूरत है। जब ये आए थे, हम, मुझे याद है हमने तब भी इस पर गुफ्तगू की थी कि वो क्या नया विजन लेकर आएंगे। लेकिन आई थिंक मल्टीपल ICC टूर्नामेंट्स में रिजल्ट ना आना एक बहुत बड़ी वजह है। सना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल। आई थिंक दो खबरें चल रही हैं, एक तरफ से यही आ रहा है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है, दूसरी तरफ से सैक होने की भी खबरें आ रही हैं। रॉब की का भी एक बयान आया कि हमें अब लगता है कि अलग डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा टीम को। यहाँ से सीखने की बहुत ज़्यादा बात है मेरे ख्याल से, जो भी लोग सुन रहे हैं हमें इस प्लेटफॉर्म के तवसत से, कि मैथ्यू मॉट जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले जो अभी इनका बहुत जो सक्सेसफुल टेन्योर था, इससे पहले वो 7 साल था ऑस्ट्रेलियन वुमेंस टीम के साथ, जिसमें उन्होंने 1 वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2 T20 वर्ल्ड कप जीते और 4 एशेस सीरीज़ जीती। और विनिंग स्ट्रीक जो वनडे में थी वो 26 मैचों की इनकी विनिंग स्ट्रीक थी। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था। इट इज़ नोन टू बी द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम इन द हिस्ट्री। ये जो लड़कियों के जिन मैचेस हमने खेले और हमने कुटाई भी खाई है और उनको कभी कभी चैलेंज भी बहुत किया, तो ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टीम इसको कहा जाता है। पर उसका टेन्योर जो था वो मैथ्यू मॉट के अंडर था। वहाँ से इनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उठा के अपने साथ लगाया और मैं अपनी मेंस टीम का इंचार्ज किया। पिछले 2-3 सालों में इनको वर्ल्ड कप्स भी मिले, 2 से 3 वर्ल्ड कप्स, इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट्स भी मिले। परफॉर्मेंस अगर इनकी से पहले देखें इंग्लैंड की, तो 18 मैच जीते हैं, 28 मैचेस में से वनडे फॉर्मेट में 64% थी इनकी विनिंग परसेंटेज। मैथ्यू मॉट के एरा में वो नीचे आ गई 47% पे, क्योंकि 16 मैच जीते 34 मैचेस के अंदर। तो बात ये नज़र आती है कि इन लोगों का तरीक़ेकार ये है बाहर में काम करने का, कि जब आपको एक ओहदा मिलता है उसके साथ आपको अथॉरिटी मिलती है और आपकी मर्ज़ी अब आपने क्या करना है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। पर अगर आपने उस वक्त उन 2 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में जितना आपको टाइम दिया गया उसमें आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आपने पीछे क्या परफॉर्म किया उसका कोई उनको खातिर में वो नहीं जाते। आपको उस वक्त अथॉरिटी मिली, देंगे वो और फिर वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसलिए पास परफॉर्मेंसेस के ऊपर बैठे रहते हैं और उन्हीं के ऊपर लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ तो जो अचीव कर लिया। यहाँ पे हम अथॉरिटी देते नहीं हैं तो हम उनको अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते। हम लाते हैं 2-3 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, फिर वो वापस चले जाते हैं। वो आगे कहते हैं मुझे ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। 2 साल बाद नई मैनेजमेंट आती है, वो फिर उन्हीं लोगों को लेटेस्ट मिसाल मॉर्नी मोर्कल की थी, उसमें मॉर्नी मोर्कल हो गए, मोहम्मद हफीज़ को आप देखें, आप उनको लेके आए 2 महीने में फारिग कर दिया। आप पहले ये देखें कि आप उनको पूरा मौका दें, उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी कर लें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि ऐसे कोच जिनके अंडर इतना सक्सेस रहा, 2 साल के अरसे के अंदर इंग्लैंड ने कह दिया अब हमने मूव ऑन करना, नई डायरेक्शन तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है, ये आई थिंक अथॉरिटी देना और अकाउंटेबिलिटी बाद में करना, ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। शाह जी, आप इसको ज़रा सम अप ज़रूर कीजिएगा जो सना ने गुफ्तगू की है मॉट्स को लेकर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ की भी निशानदेही करें कि इंग्लैंड जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता रहा वो बहुत एक ख़तरनाक ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी, जिसमें बॉलर्स को कम्प्लीटली दीवार से वो लगा रहे थे, बैटर्स उनके रन स्कोर कर रहे हैं, रन रेट बहुत ज़्यादा है। टेस्ट में तो खैर वो बेसबॉल का एलिमेंट इस्तेमाल होना शुरू हो गया, बट इतनी उस फायर पावर के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं आए और आज हमने देखा कि मॉट्स जो हैं उनको जाना पड़ा। देखिए, सबसे डिसअपॉइंटेड था मैं, मतलब क्रिकेट फैन के लिए डिसअपॉइंटमेंट थी। डिफेंडिंग चैंपियन थे और जाके T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस वो नहीं रही जिसको एक्सपेक्टेशंस थी। कितनी अच्छी टीम है, इतने बड़े नाम हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस जाके देंगे। तरीका ये होता है, ECB हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, वो अपॉइंट करते हैं जब तो चैलेंजेस देते हैं, आपको टास्क देते हैं, आपको टारगेट्स देते हैं कि ये आपने अचीव करना है। अगर आपसे वो अचीव नहीं होता तो वो एक जो ऑफिशियल होता है वो खुद रियलाइज़ करता है कि ये अब अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये अनजस्ट है, तो वो खुद एक एक्सप्रेस कर देता है कि जी मुझे छोड़ना है या मैं छोड़ रहा हूँ, और फिर उसको रिलीव कर दिया जाता है। ये तरीका होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जब तक कोई खुद ना छुड़ाए तो हम छोड़ते नहीं हैं, और जब हम डिसीजन करते हैं तो ये रियलाइज़ करने के बगैर करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होना है। आपने एक प्लेयर को ऑल ऑफ अ सडन आपने कप्तान बना दिया, कप्तान तो बना दिया, चलें जी बात करते हैं, शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान बना दिया, तो उसकी इम्प्लीकेशंस आपने देखी हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, लॉन्जिविटी कितनी होगी, ये जो सीनियर प्लेयर हैं वो इसको किस तरह देखेंगे, और आगे जाके वर्ल्ड कप इतना नज़दीक है, क्या 5-6 महीने में एक कप्तान तैयार होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो वो उसी सिस्टम से कंटिन्यू करना चाहिए था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान की भी परफॉर्मेंस बहुत बुरी और बहुत ख़राब रही इस वर्ल्ड कप में।
तो ये चीज़ ज़्यादातर क्रिकेटिंग बोर्ड में जो इस वक्त लीड कर रहे हैं इसमें नहीं होता। वो एक टारगेट देते हैं, टारगेट को आपने अचीव कर लिया तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू करोगे, नहीं अचीव किया आप खुद छोड़ दोगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा तरीका है कि आप खुद ना कहो और दूसरा छोड़ के चला जाए। तो आपको मतलब इसको पाकिस्तान के पैराए में आप देखें तो वो टोटली डिफरेंट है। हम अब मेरा ख्याल टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे किए जाएं। आप वकार यूनुस की आपने बात की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो देखेंगे, टेक्निकल सारी जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं वो देखेंगे। हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं गो कि वो कभी भी अच्छे कप्तान नहीं रहे। देखें ये एक बड़ा एक सा ओपन सीक्रेट है। आपने 2003 का आप वर्ल्ड कप देख लें, और वो वर्ल्ड कप मैंने खुद कवर किया और मैं साथ गया, उससे प्रायर एक सीरीज़ थी जो साउथ अफ्रीका में, वो भी मैंने कवर की और वहाँ पे जो कुछ होता रहा है मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ। कभी खुल के बात हुई तो मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि वहाँ भी एग्जैक्टली ये पोजीशन थी कि वसीम अकरम और वकार यूनुस का आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था। और वसीम अकरम ने तो एक दो मौके पे ये कह दिया था कि वकार यूनुस कप्तान होंगे तो रिज़ल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। और ये एक मुझे इंटरव्यू दिया था, केप टाउन की बात है, और उसको मैंने अपनी अखबार में न्यूज़ में जब स्प्लैश किया तो यहाँ से फिर बड़े गिले आए, लेकिन वो हकीकत बना। और मैं आपको बताऊँ वो हकीकत बना, एग्जैक्टली वो हुआ जो वसीम अकरम ने कहा है कि वो वकार यूनुस ने वो जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था उसका रिजल्ट बहुत बुरे आए थे। बिल्कुल। तो ये हम होपफुल हैं कि बग़ैर लाइकिंग डिसलाइकिंग के, बग़ैर किसी इसके ऐसे डिसीजन किए जाएंगे कि ये जो आपको 2 साल 3 साल में जो सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, खासकर मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, या एशिया कप हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इस सब में हमें नज़र आएगा बिल्कुल कि यहाँ जो आपके जो डिसीजन है उस वक्त के डिसीजन है, जो आज के 1 महीना बाद के नया कप्तान बनाना है अपने वाइट बॉल क्रिकेट का, वो कप्तान किस तरह आप बनाते हैं, ये सारे मैटर करते हैं। और ये इसकी इम्प्लीकेशन लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और लॉन्जिविटी बड़ी ज़रूरी है मेरे ख्याल से सारे केस में। बट जावेद, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी, जिस तरह से बॉलर्स की पिटाई इंग्लैंड करता रहा, हमने देखा वो बटलर हों, बेस्टो हों, तो मतलब कहीं से कोई क्वार्टर ही नहीं था जो छोड़ा जा रहा था। इतनी फायर पावर बैटिंग में लेकर गए, लेकिन ये क्या वजह बनी है कि वो मॉडल नहीं सक्सेसफुल हुआ? देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है कई प्लेयर्स के ज़ाती इंडिविजुअल गेम हमने देखी उन्होंने बहुत, लेकिन असल चीज़ होती है मैच का रिजल्ट। टीम कहाँ पर लैग कर रही है? आपके पास वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर भी, ऑफ स्पिनर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में आपके पास अच्छे हिटर भी हैं, फास्ट बॉलर आपके पास 150 के मार्क वुड भी मौजूद हैं, आर्चर भी थे, ठीक है, आप और बॉल भी कर रहे थे। बात ये कि फिनिश, अब वर्ल्ड कप की उनकी क्या कारकर्दगी रही, न्यूजीलैंड की मिसाल देख ले, पाकिस्तान की मिसाल देख ले। जब आप टीम बन के नहीं खेलेंगे, आपके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी क्यों ना हो, ठीक है, आप मैच नहीं जीत सकते। आपकी प्लानिंग, आपके ओवर टू ओवर या सेशन टू सेशन, जिस तरह हम टेस्ट में, तो अब तो यहाँ पर भी वाइट बॉल क्रिकेट में भी, शॉर्ट फॉर्मेट में भी, T20 में भी आपके पास जो है वो पावर प्ले में अपने क्या परफॉर्म करना है, बैटर के लिए क्या प्लानिंग है, बॉलर्स के लिए, फील्डर ने उसको किस तरह तरतीब साथ लेके चलना है। जब तक फील्डर बॉलर का साथ नहीं देगा, आपने कैचेस देखे, ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए हैं कि जिसकी वजह से पूरे मैच का रिजल्ट चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें देखना होगी। दूसरी तरफ अगर कोचिंग की बात करें तो ये सिर्फ यूरोप की सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, फुटबॉल में भी आप देखिए, कोई भी क्लब जिस तरह इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी लीग्स होते हैं, जो उसमें भी अगर कोई टीम बुरी तरह शिकस्त खाती है तो सबसे पहले कोच हाथ खड़े तो खैर लीग का वेट भी नहीं करते, कुछ मैचेस नहीं, बाद ही वो वहीं पर उधर ही अभी टूर्नामेंट जारी होता है, पैकअप हुआ होता है, बयान आ जाता है कि जी मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं डिलीवर नहीं कर सका। उसके बाद ये नहीं कि वो घर चला जाता है, वो उस किसी भी क्लब के पूरी मैनेजमेंट के सामने वो पेश होता है और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बाकायदा। जिस तरह शाह साहब ने कहा और जिस तरह हमारे स्कीपर ने कहा कि जी बिल्कुल ही एक साइड पे तो आप जवाबदेह हैं, आपने अगर जिम्मेदारी ली है, आपको जो गोल्स दिए गए हैं वो अगर आप पूरे, अब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल में ही रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, वेट नहीं किया उन्होंने, वेट नहीं किया, उनको करना भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अगर 2 साल में नहीं कर सका तो अगले 2 साल में भी मुझसे नहीं होगा। उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच भी हो। ये सारी चीज़ें बड़ी, जावेद ने एक दुखती रख पे पाकिस्तान क्रिकेट की खैर हाथ रख दी है, जो एंड में कह गए ना अच्छा प्लेयर कोच हो। लेकिन खैर मेरे ख्याल से बड़ा एक ट्रेडिशनल डिफरेंस हमें ज़रूर नज़र आता है। और आई डोंट नो कि अब नेक्स्ट क्या होता है। फ़िलहाल तो मार्कस ट्रेस्कॉथिक हैं जो इंग्लैंड टीम के हेड कोच रहेंगे वाइट बॉल क्रिकेट के इंटरम सेटअप के तहत, लेकिन उसके बाद किसको वो अपॉइंट करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर क्या नई डायरेक्शन और क्या नया विजन आएगा इंग्लिश क्रिकेट में, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक कल्चर जो इन मोगन ने इस्टेब्लिश किया वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ और फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन पीरियड इतना कुछ खास
रहा नहीं। एक T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जीते हमने देखा, लेकिन उसके बाद वो रिजल्ट्स नहीं आए, तो इसीलिए शायद मैथ्यू मॉड्स को घर जाना पड़ा। अब हम रुक करेंगे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल कप जो नॉर्वे में जारी है। पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला भी जारी है और अपने सारे मैचेस अब तक जीते हैं, और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी हैं, हमारे एंकर भी हैं, और इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप कैसे हैं ज़रा बताइएगा। एक तो बहुत मुबारक हो, अब तक तमाम मैचेस आपने जीते हैं, मैंने आपके क्लिप्स भी देखे, बड़े पुरजोश तरीके से आपने कौम के लिए नारे भी लगवाए। कैसा जा रहा है अब तक सारा सेटअप? और जोश तरीके से नारे तो लगेंगे। शाहजी इधर ही बैठे हैं। शाहजी अस्सलाम वालेकुम, आप सबकी दुआएं। बड़ा आपको पता, गोल देखे बड़ा टाइम हो गया था, जब गोल आप देखो तो फिर नारा जो से वैसे ही निकलता है, आपके दिल से जो सी खुशी होती है। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस लड़कों ने दिखाई है, 3 के 3 आपको पता है मैचेस भी अपने नाम किए लड़कों ने। कल जो है वो पहला प्लेऑफ खेला जाना है और साथ ही क्वार्टर फाइनल्स भी है। लेकिन क्वार्टर फाइनल्स की अगर हम बात करें प्लेऑफ की, तो अहमद भाई अब नॉर्वेजियन क्लब्स की जान हमने छोड़ी है। तीन अपना उनको मैचेस मार के अब जाके जर्मन के जो क्लब्स हैं स्पेन के, उनके खिलाफ हमारे मैचेस हैं। काफी तगड़ा अपना क्लब है जिसके खिलाफ हमारा पहला प्लेऑफ मैच कल खेला जाना है। नॉर्वे के दोपहर 2:30 बजे है, अब वहां पर शाम 5:30 बजे होंगे। और सबकी उम्मीद भी है इंशाल्लाह ताला, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है अभी, बल्कि हम हर एक्सीलेंसी से भी मिल के भी आ रहे हैं एम्बेसडर से, तो वो भी कह रही थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे है, उनने बहुत अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम को। क्योंकि हमेशा मैंने कहा ना कि हम लोग ऐसा क्रिकेटिंग नेशन ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन फुटबॉल के अंदर जो हिस्ट्री पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर पिछले साल भी बदली थी, अब भी जाके बदल रही है, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस साल अगर टूर्नामेंट की बात करूं तो लिटरली मुश्किल है, पिछले साल से आसान नहीं रहा। जो कल मैच हम खेले थे, पहले हाफ की अगर बात करूं तो दूसरी टीम लीड कर रही थी 1-0 से, लेकिन जिस तरीके से लड़कों ने फिर अपना वापस आए हैं, स्ट्रॉन्ग कम बैक किया इस मैच के अंदर, 3-1 से हमने कामयाबी हासिल की। और एक अच्छी बात थी कि राउंड मैचेस के अंदर इनको जो आखिरी मैच था वो थोड़ा सा टफ कंपटीशन का मिला था, क्योंकि वन ऑफ द टॉप लीग की टीम थी। उनको आगे जाने में मैं कहता हूँ कि आसानी होगी, क्योंकि एक मुश्किल मैच मिल चुका है। लेकिन जो हमारा प्लेऑफ खेला जाना है वो जर्मन क्लब है, आसान मैच नहीं होने वाला। बिल्कुल अवैस, टीम का मोराल तो ज़बरदस्त होता है जब आप मैचेस जीत रहे होते हैं, लेकिन मेरी आपसे कल भी इस पर गुफ्तगू हुई थी कि आपके जहन में कहीं ना कहीं आ जाता है ये एलिमेंट कि अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो गई है, तो उस चीज़ को बैलेंस किस तरह कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस तो ज़रूर कैरी करें, लेकिन वो ज़रा टिप ऑफ द आइसबर्ग ना बन जाए? अहमद भाई, कल भी जब लड़कों से बात मेरी हो रही थी कोच के बाद, तो मैंने उनसे एक ही बात की थी कि इस वक्त अगर हम पूरे ओवरऑल स्पोर्ट्स की मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको पता है इस वक्त ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए चल रहे हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त नजरें जो सी अरशद नदीम पे हैं। उसके अलावा अनफॉर्चुनेट हमारे लड़के हमारी फीमेल डिलीवर नहीं कर पाई। तो दूसरे अगर स्पोर्ट्स की बात करूं तो सबकी सब जो नजरें इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की इन लड़कों के ऊपर हैं कि गोल्ड लेके आने में कामयाब होंगे। जो मामला तो आपको पता है फुटबॉल के भी चलते हुए आए, जैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट कहता रहता हूँ कि आप सब लोगों की दुआएं कि अल्लाह करे कि गोल ज्यादा स्कोर करें। गोल देखे हुए साल तो हो चुका था, बैक टू बैक गोल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि लड़के अच्छा परफॉर्म करें। इनका मोराल बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि सबसे एक अच्छी बात मिल गई थी जो बूस्ट पहले मैच में इनको मिला, जब 6-0 से इन्होंने शिकस्त दी दूसरी टीम को, तो एक अच्छा बूस्ट इनको मिल गया था। लेकिन जो कल का मैच था वो लिटरली बहुत टफ मैच था, क्योंकि जब पहला गोल उन्होंने स्कोर किया और जिस तरीके से उनका डिफेंस लाइनअप थी, पोसेशन हमारे लड़कों की बहुत तगड़ी थी, लेकिन उनका गोलकीपर को मुझे दाद देनी पड़ेगी। अगर डिफेंडर उसका साथ देते तो लिटरली मुश्किलात हमें हो सकती थी। उनका गोलकीपर वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स था, लेकिन लड़कों को एक अच्छा मैच मिल गया। फिर उसके बाद जिस तरीके से कम बैक किया, तो लड़कों का मोराल और ज्यादा यहाँ पर बूस्टअप हुआ हुआ है। फिर जो अवाम कल पाकिस्तानी क्राउड यहाँ पर था कि लिटरली नॉर्वे की जो मैनेजमेंट है, कल उन्होंने मुझे बुला के मैच के बाद बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि खुदारा हमें बताएं कि आप लोगों का क्राउड कितना आएगा अगले मैच में। हमारी आज जगह चेंज की गई है ग्राउंड की, क्राउड की वजह से, क्योंकि उस इतना ज्यादा क्राउड था कि को टफ हो रहा था सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी। तो पाकिस्तानी इतने ज्यादा यहाँ पर एनर्जी उनके अंदर इतने ज्यादा वो पॉजिटिव हुए में इस टीम को लेके, बस आप सबसे दुआगो भी हैं कि दुआ करें कि ये लड़के इस दफा, ये स्ट्रीट किड्स हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड लेकर पाकिस्तान वापस आए इंशाल्लाह। वैसे यही उम्मीद है, ऑल द बेस्ट। और टीम के लिए तो दुआ है, लेकिन आपके लिए खुसूसी दुआ है मेरी और शाजी की और हम सब की मिल के, कि आपका मोराल भी जो है वो उसी तरह रहे जैसे टीम का है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, बट बहुत शुक्रिया जावेद मोई शाह साहब और सना मीर, आपका भी, आसिम खान साहब का भी बहुत शुक्रिया। तो जनाब, स्ट्रीट फुटबॉल टीम जो है वो अब क्वार्टर फाइनल और नॉकआउट स्टेज में दाखिल होने लगी है, प्ले ऑफ जिसको आप कहते हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगी वहाँ पर, और ज़बरदस्त तरीके से हमें एक अच्छा रिज़ल्ट और एक अच्छी ट्रॉफ़ी जो है
वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना है, आप जितने लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, आपके तमाम कमेंट्स भी हम शो में ज़रूर इंक्लूड करते रहेंगे। जो आपके सवालात हैं वो भी अपने गेस्ट तक लेकर जाएंगे। फेसबुक पर जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं वो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप हमें बराह रास्त देखते हैं। और टेलीविज़न पर तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ है ही, तो वहाँ पर भी आप स्पोर्ट्स 360 को बराह रास्त देख सकते हैं। तो फेसबुक लाइव पर भी आप इंजॉय करते रहिएगा और आगे हमें बताते रहिएगा कि शो में आप हमारे पैनल से क्या सवाल करना चाहते हैं, आप किन खेलों पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि शो में और कौन सी खेल शामिल, अगर आपके पास खेलों से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खबर है तो वो भी हम शो का हिस्सा बनाएंगे, जो आप हमें फेसबुक के थ्रू बता सकते हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।